विश्वावसु की कथा। सूत जी कहते हैं, उधर राजा वहिष के राज्य में सीमंत अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे केवल एक ही लालसा थी, अपने पुत्र विश्वावसु से मिलने की। इलाज चलाने जाने वालों से उसे अपने पुत्र का कुशल समाचार तो मिलता रहता था। उसकी आध्यात्मिक उन्नति एवं लोकप्रियता का भी समाचार उसे मिला था, परंतु केवल समाचार जान लेने से मिलन की आकांक्षा समाप्त नहीं हो जाती। वह जानता था कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक ना तो विश्वावसु लौटेगा और ना उससे मिलन ही हो सकेगा। इसी प्रकार की आशा अभिलाषा में उसके दिन बीत रहे थे। उन्हीं दिन उसके राज्य में एक विशेष घटना हुई। कहीं से 4 पंडित भ्रमण करते हुए उस नगर में आए। वे छल कपट एवं माया प्रपंच में पारंगत थे। पढ़े लिखे विद्वान भी पर्याप्त थे, परंतु जितने विद्वान थे उससे कहीं अधिक धूर्त और दुष्ट थे। उन्होंने नगर में आते ही पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। इस संबंध में उनकी एक विचित्र शर्त थी। शास्त्रार्थ में जो पंडित हार जाए, राजा उसका सार्वजनिक रूप से वध करा दे। शास्त्रार्थ जिस विषय पर करना होता था उसका विषय वे 15 दिन पूर्व बता देते थे। अब तक वे अनेक नगरों में शास्त्रार्थ कर चुके थे और वहां के पंडितों को परास्त कर यमलोक भिजवा चुके थे। वहिष के नगर में आकर भी उन्होंने इसी प्रकार की चुनौती दी थी। उनकी धाक नगर में आने से पूर्व ही बैठ चुकी थी, इसलिए कोई भी पंडित उनकी चुनौती स्वीकार करने को कटिबद्ध नहीं था। उनकी चुनौती को स्वीकार करने का अर्थ था असमायिक मृत्यु को आमंत्रण देना। अतः उनके नगर में प्रवेश करते ही अनेक गणमान्य पंडित वहां से पलायन कर गए। सीमंत राज पंडित एवं राज पुरोहित के पद पर आसीन था। इसके अतिरिक्त शास्त्रविद पंडित के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसी दशा में पराजय एवं प्राणों के भय से पलायन कर जाना ना तो उसके लिए उचित था और न संभव ही। इस अनायास आई हुई आसन्न मृत्यु की आशंका से सारा परिवार चिंतित हो उठा। राजा वहिष के राज्य में परंपरा से एक विचित्र नियम चला आ रहा था। राज सिंहासन पर जिस व्यक्ति का राजा के रूप में राज्याभिषेक हो, उसे अपने निवास के लिए नया भवन बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं नए सिरे से जुटानी पड़ती थीं। दिवंगत राजा का भवन एवं उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं राजकीय स्मारक के रूप में नए राजा को संभाल कर रखनी पड़ती थीं। इसी नियम के अनुसार वहिष के 7 पूर्वजों के राजप्रासाद एक ही पंक्ति में थे। वहिष ने भी अपना प्रासाद इसी पंक्ति में बनवाया था। सभी प्रासाद एक ही प्रकार के शिल्प के बने थे। इन प्रासादों के विषय में एक अद्भुत बात यह थी कि वे भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे थे, अपितु भूमि के ऊपर एक स्तंभ के आधार पर वायु में अधर खड़े थे। इन्हीं प्रासादों को नवागत पंडितों ने शास्त्रार्थ का विषय बनाया था। उनका मंतव्य था कि जिस राजपुरोहित ने ऐसा प्रासाद बनाने का परामर्श दिया है, उसे सपरिवार मृत्युदंड क्यों ना दिया जाए, क्योंकि ये प्रासाद रणनीति की दृष्टि से सर्वथा असुरक्षित है। यदि शत्रु प्रासाद के आधारभूत स्तंभ को नष्ट कर दे तो संपूर्ण राजप्रासाद ढह जाएगा और राजा अपने परिजनों सहित मृत्यु के मुख में चला जाएगा। इस प्रकार राजपुरोहित राजा के तथा प्रकारांतर से संपूर्ण राज्य के विनाश के लिए उत्तरदायी है। शास्त्रार्थ का यह विषय सुनकर सीमंत का और भी अधिक चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी राजपुरोहित का कार्य करता आया था।
राजप्रासाद उसके पूर्वजों तथा स्वयं उसके परामर्श से बनते आई थी। उन्होंने ही उनका शिल्प निश्चित किया था। उसे परास्त होने पर अपनी मृत्यु की तो चिंता नहीं थी, चिंता इस बात की थी उसके पूर्वजों की सूझबूझ एवं शिल्प कला पर कालमा पुतने की आशंका थी। उन सबकी कीर्ति इन परदेसी पंडितों के हाथों नष्ट होने का भय था। आगत पंडितों ने जब राजा को शास्त्रार्थ का विषय बताया तो उसने राज्य भर में इसकी घोषणा करा दी। शास्त्रार्थ के लिए नगर के प्रसिद्ध पंडितों को संदेश भिजवा दिए गए। साथ ही यह भी घोषणा करा दी गई कि यदि कोई अनिमंत्रित पंडित इस शास्त्रार्थ में राज्य की ओर से भाग लेना चाहेगा तो उसे भी शास्त्रार्थ करने की अनुमति दी जाएगी, परंतु पराजय की स्थिति में उसे भी मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। राजपुरोहित सीमंत के परामर्श से शास्त्रार्थ के लिए एक भव्य मंडप का निर्माण कराया गया। मंडप के मध्य में ऊंचे सिंहासन पर नरेश के बैठने की व्यवस्था की गई। उसके पीछे राज परिवार की महिलाओं के लिए स्थान निश्चित किया गया था। राजा के दाहिनी ओर नगर के पंडितों, बाईं ओर आगत पंडितों तथा सम्मुख राजसभासद एवं नगर के कुलीन पुरुषों के बैठने का प्रबंध किया गया था। उनके पीछे सर्वसाधारण के लिए स्थान था, जो पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए पृथक पृथक खंडों में विभाजित था। लोग आतुर हो निश्चित दिन की प्रतीक्षा करने लगे। देखते देखते वह 15 दिन की अवधि बीत गई और शास्त्रार्थ का दिन आ पहुंचा। निश्चित दिन संपूर्ण नगर मंडप की ओर उमड़ पड़ा। मार्ग में लोगों के मुंड ही मुंड दृष्टिगोचर हो रहे थे। सभा मंडप की ओर जाने वालों में नगर के ही नहीं, दूर दूर के विद्वान पधार रहे थे। शास्त्रार्थ में भाग लेने को तो कोई उत्सुक नहीं था, परंतु उस सभा में क्या होगा ये जानने का कौतूहल सबके मन में था। जिस दिन शास्त्रार्थ की घोषणा हुई उसी दिन से नगर एवं बाहर के पंडितों एवं शुभ चिंतकों का मेला सीमंत के निवास स्थान पर लग गया था। प्रत्येक उससे यही प्रश्न करता था, पंडित जी अब क्या होगा? सीमंत का एक ही उत्तर था, जैसे प्रभु की इच्छा। इधर सीमंत के चारों पुत्र शिल्प एवं राजनीति शास्त्र के ग्रंथों का गहन अध्ययन कर रहे थे कि कहीं उन्हें उनके पक्ष की कोई बात मिल जाए। पंडित लोग भी इस कार्य में उनका हाथ बटा रहे थे। इसी बीच एक दिन सुयशा ने अपने पति से कहा, यदि आज विश्वावसु यहाँ होता तो संभवतः वह हमारी कुछ सहायता कर सकता। उसकी विद्वता की चर्चा प्राय प्रतिदिन ही तो सुनने में आती है। सुयशा के वचन सुन सीमंत ने कहा, प्रिय हमें इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। जिसे हम प्रभु को अर्पित कर चुके हैं उसे वापस बुलाने का विचार हमें नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम चाहें भी तो उसे नहीं बुला सकते, क्योंकि उसके आते आते एक मास बीत जाएगा। हमें अपना भविष्य प्रभु विश्वकर्मा के हाथों में सौंप देना चाहिए। जैसा वे उचित समझेंगे करेंगे। उधर जब विश्वावसु ने मय दानव को परास्त कर पुनः पाताल भेज दिया तो प्रभु ने उसे स्वप्न में संदेश दिया, विश्वावसु तेरा यहाँ का कार्य समाप्त हो गया। अब तुझे जाकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। विश्वावसु की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वह जाकर माता पिता की सेवा करके अपना सांसारिक जीवन सफल करे। अतः प्रातः होते ही वे विश्व कुंड में स्नान कर प्रभु के मंदिर में जाकर उनके चरणों में मस्तक नवा वहिष के नगर की ओर चल दिया। शास्त्रार्थ के लिए निश्चित मंडप खचाखच भर गया था। उसमें तिल रखने को भी स्थान शेष नहीं था। केवल वहिष चारों पंडितों एवं राजपुरोहित सीमंत के स्थान
खाली थी, क्योंकि अभी शास्त्रार्थ प्रारंभ होने का समय नहीं हुआ था। सीमंत अपने पुत्रों के साथ मंडप में जाने की तैयारी कर रहा था। सुयशा अखंड दीप की स्थापना कर उसका पूजन कर रही थी। पूजन से निवृत्त हो वह पति तथा पुत्रों की मंगल तिलक लगाकर उन्हें विदा कर ही रही थी कि उसे सुनाई दिया, माताजी, पिताजी, आपका पुत्र आपको प्रणाम करता है। बंधुओं, आपको सादर नमस्कार। आपकी ये यात्रा मंगलमयी हो। ये शब्द सुनकर उन्होंने जो घूमकर देखा तो जटाजूट धारण किए, बगल में मृग चरम दवाए, हाथ में कमंडल लिए, खड़ाऊं पहनी, परम तेजस्वी विश्वावसु खड़ा उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा था। सुयशा ने दौड़कर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। पिता एवं भ्राताओं के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। उन सबको विश्वास हो गया था कि विश्वावसु के आगमन से हमारी विजय निश्चित है। इस विचार के आते ही संपूर्ण परिवार के हृदय में हर्ष की हिलोरें उठने लगी। उधर शास्त्रार्थ प्रारंभ होने में केवल कुछ पल शेष थे। राजा एवं प्रतिपक्षी पंडित पधार चुके थे। केवल सीमंत की प्रतीक्षा हो रही थी। समय बीत रहा था। अब केवल एक पल शेष थी, किंतु सीमंत का पता नहीं था। लोगों के मन में संशय होने लगा। पराजय के भय से सीमंत ने पलायन तो नहीं कर दिया। कुछ लोग उसकी कायरता की कल्पना कर टीका टिप्पणी करने लगे। राजा वहिष को भी यह विश्वास होने लगा कि अब सीमंत नहीं आएगा। उसके राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उसकी दृष्टि बार बार मुख्य द्वार की ओर जाती थी। शास्त्रार्थ का संचालन अधिकारी कार्यवाही प्रारंभ होने की सूचना देने के लिए जो ही खड़ा हुआ, राजा सहित समस्त दर्शकों ने समझ लिया कि यह सूचना कार्यवाही प्रारंभ होने की नहीं, सीमंत की पराजय की होगी। उसने सभासदों को शांत करके कुछ कहने के लिए हाथ उठाया। तभी उसकी दृष्टि मुख्य द्वार पर आते हुए सीमंत पर पड़ी। वह बोला, श्रीमंत नरेश एवं अन्य उपस्थित सज्जनों, राजपुरोहित सीमंत पधार गए हैं। अब शास्त्रार्थ शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। आप लोग शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोगों ने द्वार की ओर देखा। सीमंत अपने चारों पुत्रों के साथ आ रहे थे। उनके पीछे एक तेजस्वी ब्रह्मचारी था। उस ब्रह्मचारी के तेज से प्रभावित होकर दर्शक ही नहीं, प्रतिपक्षी पंडित भी यंत्रवत सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। सीमंत अपने चारों पुत्रों के साथ अपने अपने निश्चित स्थानों पर बैठ गए, किंतु अनायास आए हुए ब्रह्मचारी के लिए कोई आसन निश्चित नहीं किया गया था। राजा इसके लिए अपने अंगरक्षकों को कोई आदेश देता, उससे पूर्व ही ब्रह्मचारी एक और भूमि पर बैठ गया। उसकी इस विनम्रता एवं सौजन्य की सब लोग आश्चर्य के साथ भूर भूर प्रशंसा करने लगे। सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए संचालक ने प्रतिपक्षी पंडितों से अपना प्रारंभिक वक्तव्य देने का आग्रह किया। संचालक का निर्देश पाते ही उन चारों पंडितों में से प्रत्येक ने अपने अपने मत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन लंबे लंबे भाषणों में शिल्प शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति, धर्म शास्त्र आदि का बार बार उल्लेख किया गया था, परंतु उनमें तर्क एवं उद्धरण कम थे। शब्द आडंबर अधिक था। सर्वसाधारण के मानस पटल पर उनके पांडित्य की गहरी छाप पड़ती जाती थी और वह समझता था कि विजय उन्हीं को मिलेगी। जो विवेकशील एवं शास्त्रों के ज्ञाता थे, वे इस शब्द आडंबर में से तथ्य खोजने का असफल प्रयास कर रहे थे। जब चारों पंडित अपना अपना भाषण समाप्त कर अपने आसनों पर बैठ गए, तो राजा की आज्ञा से
संचालक ने सीमंत को संबोधित करते हुए कहा, हे राजपुरोहित जी, आपने आगत पंडितों के भाषणों एवं तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब आपको उनके तर्कों के उत्तर देने हैं। यदि आप उनके तर्कों के सटीक उत्तर ना दे सके तो इसका अर्थ यह होगा कि आप तथा आपके पूर्वज उन अपराधों के दोषी हैं जिनके अभियोग इन विद्वानों ने अपने भाषणों में लगाए हैं। अब आप उत्तर दें। संचालक का कथन समाप्त होते ही पंडितों के मुखिया ने कहा, यदि सीमंत हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे सकें तो हम उन्हें अपनी ओर से यह अधिकार देते हैं कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं अथवा उसकी सहायता ले सकते हैं। हमें इस प्रकार कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये हम अवश्य स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि राजपुरोहित का पक्ष पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुआ तो सीमंत के साथ उनका बचाव करने वाले सज्जन भी मृत्यु दंड के भागी होंगे। प्रतिपक्षी पंडित के इस कथन से समस्त उपस्थित जनों में हलचल मच गई। वे जानने के लिए आतुर हो उठे कि अब सीमंत क्या करते हैं। वे स्वयं शास्त्रार्थ करेंगे अथवा किसी अन्य विद्वान को अपनी ओर से बोलने के लिए नियुक्त करेंगे। जब श्रोताओं में इस प्रकार की कानाफूसी चल रही थी तभी सीमंत खड़े हुए। वे बोले, राजन, आगत पंडितों तथा उपस्थित सज्जनों, ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं अब इतना वृद्ध हो चुका हूं कि इस प्रकार की बातों में अधिक सिर नहीं खपाया करता। इसके अतिरिक्त हमारे अतिथि पंडितों ने जो प्रश्न उठाए हैं वे इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनके लिए अथवा मेरे चारों पुत्र परेशान हो। हम लोग राजपुरोहित हैं। हम पीढ़ियों से इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों का सामना करके उनसे निपटते रहे हैं। अतएव जिस समस्या को विपक्षी पंडित बहुत बड़ा चढ़ाकर देख रहे हैं वह हमारे समक्ष अत्यंत साधारण है। वैसे भी जो विपत्ति जब भी हमारे ऊपर आई है हमने स्वयं ही उसका सामना किया है, कभी किसी का आश्रय और सहारा नहीं लिया। इन पंडितों के तर्कों का उत्तर भी उन्हें हमारे परिवार से ही मिलेगा। जैसा मैंने अभी कहा, हम इन तर्कों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि उनका उत्तर देने के लिए मैं अथवा मेरे चारों पुत्र सिर खपाते। इनका उत्तर मेरा छोटा पुत्र विश्वावसु ही सरलता से दे सकता है, इसलिए वही उनका उत्तर देगा। हाँ, शास्त्रार्थ का नैतिक उत्तरदायित्व मेरा है। अतः परास्त होने पर मैं तथा विश्वावसु प्राण दंड भोगने को सहर्ष तैयार रहेंगे। इतना कहकर सीमंत ने अपना आसन ग्रहण किया। राजा का संकेत और संचालक का निर्देश पाकर विश्वावसु ने खड़े होकर बोलना आरंभ किया। राजन, मैं इन विद्वान पंडितों के तर्क का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु उत्तर देने से पूर्व मैं इन पंडितों से एक बात जानना चाहता हूं। क्या वे अपने तर्कों का उत्तर केवल मौखिक ही चाहते हैं अथवा वे प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहते हैं? मैं दोनों प्रकार से समाधान करने को तैयार हूं। विश्वावसु का कथन सुन समस्त श्रोता आश्चर्य में पड़ गए। स्तंभ पर आधारित खड़े राजप्रसाद में रहने वाले राजा की रक्षा हो सकती है, यह बात ग्रंथों के आधार पर तो संभवतः सिद्ध हो सकती है, परंतु यदि प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए स्तंभ को तोड़ डाला जाए तो ना राजा की रक्षा हो सकती है और ना राजप्रसाद की। फिर विश्वावसु प्रत्यक्ष प्रमाण की बात क्यों कर रहा है? जब श्रोता इस प्रकार ऊहापोह कर रहे थे तब प्रतिपक्षी पंडित प्रत्यक्ष प्रमाण की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए स्तंभ तोड़ा गया तो निश्चय ही
राजप्रासाद नष्ट हो जाएगा, और राजप्रासाद नष्ट होने का अर्थ है उसमें निवास करने वाले राजा सहित परिजनों की मृत्यु, दूसरे शब्दों में पंडितों की विजय। अतः वे प्रत्यक्ष प्रमाण की बात पर तत्काल तैयार हो गए। उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर अधिक मान्य क्या हो सकता है? पंडितों की बात सुनकर विश्वावसु ने राजा से निवेदन किया, राजन, आप कृपा करके अपने कर्मचारियों को आदेश दें कि वे समस्त राजप्रासादों के स्तंभ तत्काल तोड़ दें। वैसे भी यदि इन पंडितों के कथनानुसार इन राजप्रासादों में आपका जीवन सुरक्षित न रहे, तो इन्हें तोड़वाकर आपको नए राजप्रासाद बनवाकर उनमें निवास करना चाहिए। जानते हुए विपत्ति मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है। विश्वावसु की युक्ति संगत बात सुनकर राजा ने अपने कर्मचारियों को राजप्रासाद के आधार स्तंभ तोड़ने की आज्ञा दे दी। इधर विश्वावसु ने मय दानव से हरण की गई माया विद्या का उपयोग करके प्रासाद के चारों कोनों में 4 अदृश्य स्तंभ स्थापित कर दिए। 4 स्तंभों पर खड़े हो जाने से अब प्रासादों के गिरने का कोई कारण ही नहीं था। बड़े बड़े बलवान कारीगर उन स्तंभों को तोड़ गिराने के काम में व्यस्त हो गए। स्तंभ बहुत दृढ़ थे, उन्हें बनाया ही ऐसा गया था कि शत्रु का भयंकर आक्रमण भी उन्हें ध्वस्त न कर सके। अनेक दिन तक निरंतर प्रयत्न करने के पश्चात वे स्तंभ टूट सके, परंतु राजप्रासाद की एक ईंट या चूने का एक कण भी नहीं गिरा। वे उसी प्रकार अक्षुण्ण खड़े रहे। ये देखकर राजा एवं दर्शकों को महान आश्चर्य हुआ। पंडितों को तो जैसे काट ही मार गया। ये उनकी भारी पराजय थी। उन्हें अपने सम्मुख मृत्यु तांडव करती दिखाई देने लगी। उन्होंने वहां से निकल भागना चाहा, किंतु राजकर्मचारियों ने उन्हें तत्काल बंदी बना लिया। सीमंत एवं उसके पुत्रों के आनंद की सीमा न थी। समस्त उपस्थित जन विश्वावसु एवं सीमंत का जय जयकार कर रहे थे। सीमंत ने दौड़कर विश्वावसु को अपने हृदय से लगा लिया। वह भी बहुत प्रसन्न था।